हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल क्लासेस पे। जी हाँ दोस्तों, अभी जो वर्तमान में जो वैकेंसियाँ चल रही है एसएससी जीडी कांस्टेबल, उनमें आपको मालूम होगा कि सामान्य विज्ञान से भी 7-8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम आज आपके सामान्य विज्ञान के दो तीन टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। उसमें से पहला आपका टॉपिक है अनुवांशिकी। अनुवांशिकी में से कम 4-5 प्रश्न तो लगभग आते ही है। तो दोस्तों, अनुवांशिकी की जो पहली टर्म है उसका अर्थ क्या होता है? अनुवांशिकी का अर्थ होता है एक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण। माना कोई एक पीढ़ी है ए पीढ़ी से लक्षणों का दूसरी पीढ़ी बी में जाना और बी से सी में जाना, इस तरह का जो स्थानांतरण है उसको अनुवांशिकी कहा जाता है। ठीक है, तो ये अनुवांशिकी तो आपको हो गया कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना। अभी आगे आता है कि उसके जन्मदाता यानी पिता कहे जाते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, जो ऑस्ट्रिया के निवासी थे। कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के निवासी थे। ठीक है, ये भी कोई पूछा जाता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल कहाँ के निवासी थे, तो ये ऑस्ट्रिया के निवासी थे। अभी आगे है कि इन्होंने अपने प्रयोग किस पे किए? इन्होंने अपने प्रयोग उद्यान मटर पे किए, जिसका मटर का जो वैज्ञानिक नाम है वो है पाइसम सैटिवम। ये भी पूछा जाता है कि दोस्तों मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मटर का वैज्ञानिक आते ही आपको पाइसम सैटिवम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, फिर ये भी पूछा जाता है कि मटर में कितने प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, तो मटर में तो 14 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। अभी अब गुणसूत्र से याद आया कि मनुष्य में भी गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, मनुष्य में गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में 2 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, अलिंगी गुणसूत्र और लिंगी गुणसूत्र। अलिंगी गुणसूत्र और दूसरे आते हैं लिंगी गुणसूत्र। लिंगी गुणसूत्र, अभी जो अलिंगी गुणसूत्र है वो हर एक में समान होते हैं, हर एक मनुष्य में समान होते हैं। वो होते हैं 44, यानी कि 22 जोड़ी। 22 जोड़ी हम बोल सकते हैं उनको, क्यों डबल होते हैं। गुणसूत्र हमेशा डबलेट की फॉर्म में होते हैं। और जो लिंगी गुणसूत्र होते हैं वो 2 होते हैं, या तो XX होते हैं या XY होते हैं। ठीक है, अभी इनको पहले डिफाइन नहीं करेंगे। लिंगी गुणसूत्र होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, X और Y गुणसूत्र होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमारे गुणसूत्र होते हैं। अभी इनका किस तरह से आप पुत्र और पुत्री जो पैदा होती है वो इन्हीं गुणसूत्रों पर डिपेंड होती है, लिंगी गुणसूत्र पे। अभी लिंगी गुणसूत्रों को हम आगे बढ़ाते हैं। जो 44+ अगर XX दोनों गुणसूत्र होते हैं, एक महिला का और एक पुरुष का, तब हमारे पुत्री का निर्माण होता है। अगर और आगे है 44+ X और Y, एक Y गुणसूत्र होगा हमेशा पुरुष का होता है, और X गुणसूत्र प्रेजेंट होते हैं। XX होते हैं वो महिला में होते हैं, और XY होते हैं जो पुरुष में होते हैं। अब ये पुरुष का Y गुणसूत्र ही डिपेंड करता है कि पुत्र होगा या पुत्री होगी। ठीक है, अभी हम वापस अपने मेंडल पे आते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग उद्यान मटर पे किए थे। इन्होंने जो प्रयोग किए, जो प्रयोग करने के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि लोगों ने इनके जो प्रयोग है उनको नकारा था। फिर इनके शोध पत्र वो मिले थे ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में। इनके रिसर्च पेपर पढ़े गए और वाकई में देखा गया कि इन्होंने जो प्रयोग किए थे वो वास्तव में सही थे। फिर इन्होंने इनके जो रिसर्च पेपर से निष्कर्ष निकाला गया कि इन्होंने 3 नियम दिए थे, अनुवांशिक के 3 नियम दिए थे। उसमें पहला नियम था प्रभाविता का नियम, दूसरा था पृथक्करण का नियम, और तीसरा था स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। जिनमें से इनका पहला नियम था वो था पृथक्करण का नियम। ये पृथक्करण का नियम बोल तो गुणसूत्रों को सेपरेट करने का नियम था। और प्रभाविता का नियम में 2 टर्म आती है, एक तो प्रभावी लक्षण, अब दूसरा आते हैं अप्रभावी लक्षण। ठीक है, प्रभावी लक्षण जो अपने आप लक्षणों को प्रकट कर देना, वो होते हैं प्रभावी लक्षण। अभी प्रभावी लक्षण में देखो कैसे हुए, जो इंग्लिश के कैपिटल अक्षर में लिखा जाए उनको बोलते हैं प्रभावी लक्षण। जैसे कि TT, इसमें प्रभावी कौन हुआ? T लक्षण प्रभावी हो गया। और अभी इसमें A और B, A में A लक्षण प्रभावी हो गया। अभी दूसरी है अप्रभावी लक्षण, जो अपने आप को प्रकट नहीं कर पाता, जैसे कि मनुष्य में मंदबुद्धि का होना, वंढांधता, ये सभी इसके अप्रभावी लक्षण के उदाहरण हैं। ठीक है, और प्रभावी लक्षण मैं आपको बता देता हूँ। इसके जो उदाहरण हैं जैसे कि लंबे पौधे, बौने पौधे, ये सब इसी के उदाहरण हैं। ये तो बौने पौधे हो गए, ये लंबे पौधे हो गए T। ठीक है, अप्रभावी लक्षण में जैसे कि ये T, ये जो स्मॉल होते हैं वो तो है अप्रभावी लक्षण। ठीक है,
अभी इन्होंने अभी मैंने बात की कि इन्होंने अपने जो प्रयोग किए थे वो इनके मृत्यु के बाद पढ़े गए। तो इनको जो जीवित करने वाले थे इनके नियमों को, वो 3 वैज्ञानिक थे, शेरमैक, कोरेंस और डी व्रीज। इन तीनों ने मेंडल के नियमों को पुनर्जीवित किया। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और आता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आधुनिक आनुवंशिकता के जनक कौन है। तो आधुनिक आनुवंशिकता के जनक कहा जाता है बैटसन को। ठीक है, किसको कहा जाता है? बैटसन को। ये भी देख लेना आप लोगों के हिसाब से। ठीक है, अभी आगे बात करते हैं हम जो अभी प्रभावित का नियम है, प्रभावित का नियम लेते हैं। ठीक है, प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। प्रभाविता का नियम, वह लक्षण जो अपने आप को प्रकट कर पाता है उसे बोलते हैं प्रभावी लक्षण, और जो अपने आप को प्रभावी नहीं कर पाता है उसे कहते हैं अप्रभावी लक्षण। इन दोनों लक्षणों का मेल ही कहलाता है प्रभाविता का नियम। ठीक है, तो प्रभाविता के नियम में उसी मटर भी लेते हैं। तो मटर में 2 लक्षण हैं, लंबे पौधे और बौने पौधे। हाँ दोस्तों, एक शब्द था हमारे कि मेंडल ने मटर के पौधे क्यों चुना। तो मटर के पौधे को चुनने के इसके 3 कारण थे कि ये पौधा है जो स्थान कम घेरता है, स्थान कम घेरता है। ठीक है, एक तो ये हो गया कि स्थान कम घेरता है। दूसरा क्या हो सकता है कि इस पे फल अति शीघ्र लगते हैं। अगर आप समझ लो कि आपको अगर लक्षण प्रकट करने हैं और आपके फल 10 साल बाद में लगेंगे तो रिजल्ट आने में देरी होगी। अगर फल 1 साल में लग जाएंगे तो हमारे जो हम जिस पे शोध कर रहे हैं वो शोध जल्दी ही वो लक्षण प्रकट हो जाए, जिससे हमें रिसर्च में आसानी रहे। इसलिए इस पौधे को चुना गया था कि इसके फल अति शीघ्र लगते हैं। और एक इसका और लक्षण हम समझ सकते हैं कि आसानी से उपलब्ध भी हो जाता था। और तीसरा है इसमें इसमें दोनों लक्षण थे, ये उभयलिंगी होता है, ये पौधा उभयलिंगी होता है। ठीक है, ये पौधा उभयलिंगी होता है। ये 3 लक्षण मेजर लक्षण थे जिससे मटर के पौधे को चुना गया था। अभी हम वापस प्रभाविता के नियम पे आते हैं। तो जो लक्षण अपने आप को लक्षण जो अपने आप को प्रकट कर पाते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण, और जो अपने आप को प्रकट नहीं कर पाते उन्हें अप्रभावी लक्षण कहा जाता है। तो हम लेते हैं लंबे पौधे और एक बौने पौधे। इन दोनों को लेके देखते हैं कि कैसा क्या होता है इनमें, लंबे पौधे और बौने पौधे। अभी लंबे पौधे प्रभावी लक्षण है तो दोनों टी हो गए कैपिटल, ये दोनों स्मॉल, ये अप्रभावी और ये प्रभावी लक्षण। अब इनसे और इनसे प्रभावी लक्षण में टी प्रभावी होगा और अप्रभावी लक्षण में से टी अप्रभावी होगा। तो ये सम युग्मनजी बन गया। इन दोनों का जो जोड़ा है, जो दोनों के प्रकट और अप्रकट करने पर जो बनता है। अभी इनमें आगे क्या होगा? स्वपरागण होगा, स्वपरागण होगा। तो देखो स्वपरागण लेने पर ए टी और स्मॉल टी, और ये टी स्मॉल टी, मेल को ऐसा लिखते हैं, फीमेल को ये करते हैं। ठीक है, तो अभी एक स्वपरागण करने पर क्या बनता है देख लो। इसका 2 पूछते हैं, जीनी प्रारूप और लक्षण प्रारूप। 2 प्रकार के प्रारूप बनते हैं, जीनी प्रारूप और लक्षण प्रारूप। जीनी जो जीन गुणसूत्रों पर जो जीन उपस्थित होते हैं, जो डॉट होते हैं गुणसूत्र पे, उनको बोलते हैं जीनी प्रारूप। ठीक है, जीनी प्रारूप इसमें होता है 9:3:1, 9:3:1 होता है। और लक्षण प्रारूप होता है जो इसमें होता है 3:1 होता है। ठीक है, ये कैसे होता है? नहीं, इसमें 1:2:1 होता है। ठीक है, और ये किस तरह होता है 3:1? ये देख लो यहाँ टी इस दोनों का, फिर इन दोनों का टी, इनका करा हुआ है वापस टी, और ये टी। ठीक है, तो हमें तीन कैटेगरी एक जैसी मिल रही है, ये भी प्रभावी, ये भी प्रभावी और ये भी प्रभावी। तो 3 ये हो गए, और एक जो अप्रभावी लक्षण को प्रकट करता है। तो इसमें लक्षण अगर बाहर से देखें तो हमें 4 तरह के मिल रहे हैं, जिसमें से 3 तो ये समान है जो प्रभावी है और एक अप्रभावी है। अभी जीन में देखें तो ये 2 समान है, समयुग्मनजी मिल रहे हैं, एक प्रभावी मिल रहा है, एक अप्रभावी मिल रहा है। ये हो गया 1:2:1। इस तरह से जीनी प्रारूप और लक्षण प्रारूप मिलते हैं। अभी आगे दूसरा नियम आता है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण के नियम में भी कुछ नहीं है, शॉर्ट है, सिंपल है। दूसरा है स्वतंत्रता अपव्यय का नियम।
ठीक है। इसमें वही है